नमस्कार, जय हिंद, कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी बोर्ड का पेपर आने वाला है और हमने कल एक क्लास ली थी। वो क्लास सोशल साइंस का था, क्लास 10th का, जो पेपर में बिल्कुल आने वाले प्रश्न हैं। और हमने कल बताया था कि हम कोई भी फालतू प्रश्न नहीं लेने वाले हैं। हम केवल उन प्रश्नों को देखेंगे जो पेपर में बिल्कुल छपने वाले प्रश्न हैं। और जैसे कि हमने आपको कल पेपर बताया था कि हम कई सारे पेपर लेके आएँगे, ये सोशल साइंस के कई सारे पेपर हैं और भी हिंदी के पेपर हैं। तो हमने बताया था आपको हिंदी, सोशल साइंस और आपका एक है साइंस का, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उनको पास कराने की ज़िम्मेदारी हमारी है। और हमने सोशल साइंस का टारगेट लिया था आपका 70 नंबर का पेपर आता है, 70 में से 50 से 55 नंबर। क्योंकि इतने कम टाइम में आप इतना नंबर ला रहे हो, बहुत बड़ी बात है। और हमारा टारगेट है कि जो भी आपको पढ़ाऊँ, आपको यहीं पे याद हो जाए, आपको घर में पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि आप साइंस और मैथ पे ज़्यादा टाइम देते हो, आपके पास हिंदी, सोशल साइंस के लिए ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो हम कुछ वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में बिल्कुल छपेंगे, कोई फालतू बात नहीं। अगर आप लोगों ने हमारी वीडियो कल वाली नहीं देखी हो, देख लो। कल हमने फ्रांस की क्रांति के कारण बता दिए थे। और उसके परिणाम के बारे में भी हमने चर्चा कर लिया था। तो आज हम नए क्वेश्चन एक और पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति का, जो आपके पेपर में बिल्कुल आने के चांसेस हैं। थोड़ा-सा हम देख लेते हैं, देखो पीवाईक्यू क्वेश्चन हमने देखा था, इसमें देखो क्वेश्चन आए हुए हैं जो हमने काफ़ी चर्चा की थी। आपको मानचित्र भी पढ़ाना है, एमसीक्यू भी पढ़ाना है, जो पढ़ाऊँगा उसी में से आएगा, ठीक है? देखो नेपोलियन कौन था, उसके द्वारा किए गए सुधार कीजिए, इसको भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आना तय है। इस बार देखो क्या आएगा, इस बार आएगा फ्रांस की क्रांति के कारण बताइए और उसके परिणाम बताइए या फिर इसका प्रभाव पूछेगा। ठीक है, 2 सेकंड हम आपको देंगे। हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि 1789 की क्रांति बोले या फ्रांसीसी क्रांति बोले, बात एक ही होगा, ठीक है? तो देखो पूछेगा फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखो देखो फ्रांस एक देश है, फ्रांस क्या आपका एक देश है, ठीक है? और फ्रांस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा और यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा। ये एक महाद्वीप है यूरोप, ठीक है? महाद्वीप क्या होता है, जैसे ये एक महाद्वीप है ना, इस महाद्वीप के अंदर कई सारे छोटे-छोटे देश होते हैं। उसी तरह महाद्वीप के अंदर कौन-सा देश है? फ्रांस है। तो पूछा है कि जो 1789 फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, जो हम कल बता चुके हैं, उसका यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा और यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए, अब आपको हम बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझा देते हैं। मान लीजिए आपने पेपर दिया, आपका रिजल्ट हो गया, तो लोग पूछेंगे ना यार मम्मी-पापा ने क्या कहा? तो वही बोल रहा है कि आपके घर पे क्या प्रभाव पड़ा, मतलब आपको फ्रांस में क्या प्रभाव पड़ा या फिर आपके क्या घर पे प्रभाव पड़ा। मतलब आपके रिजल्ट का आपके घर पर क्या प्रभाव पड़ा। फिर अगर बाहर के पूछ लेगा भाई समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, समाज मतलब आपके घर के बाहर या आपके गाँव में क्या प्रभाव पड़ा। मान लो ये आपका घर, ये आपका गाँव है, ठीक है? तो बताओगे भाई गाँव में ये प्रभाव था और हमारे रिजल्ट का हमारे घर में ये प्रभाव था। हमारे मम्मी-पापा ने हमें मिठाई खिलाई, लेकिन गाँव वाले ने मिठाई नहीं खाई बल्कि क्या की, हमसे मिठाई खाने की डिमांड की। समझ रहे हो? तो यही बताना है कि फ्रांस की क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हम देखो कोई भी क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है? तो चलते हैं आगे आपका इसी क्वेश्चन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और यहीं पे याद करवा देंगे। पेन कॉपी लेके बैठे हो तो ठीक है, नहीं तो वीडियो वगैरह को आप रिमाइंड करके बाद में थोड़ा देख लेना, क्योंकि हम देखो फालतू क्वेश्चन तो नहीं, वही क्वेश्चन जो पेपर में आने वाले हैं आप जाकर देख लेना, ठीक है? एक लॉन्ग करेंगे क्वेश्चन हम और साथ-साथ एक लास्ट में थोड़ा-सा एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप का देख लेंगे, जो पेपर में अक्सर बहुविकल्पी में भी पूछे जाते हैं। हम चाहते हैं आपको बहुविकल्पी 20 में से कम नहीं तो 15 से 18 नंबर आपका हो जाए। देखो क्वेश्चन है 1789 को फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा और यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सीधा पूछा है कि फ्रांस, देखो क्वेश्चन लिखूँ कि ना लिखूँ? क्वेश्चन आप लोग को बोल दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाओ। क्वेश्चन है 1789 या फिर फ्रांस की क्रांति का फ्रांस पर व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? लिख दे रहा हूँ। 1789 की क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव
पड़ा। अब देखो एक क्वेश्चन से आपको कितना क्वेश्चन हम ये तैयार करवा देंगे, ठीक है? देखो, एक क्वेश्चन से हम आपको कई सारे क्वेश्चन तैयार कराएँगे, कैसे? अगर आपसे पूछ लो फ्रांस की क्रांति के कारण कल बता चुके हैं, परिणाम पूछेगा वो भी बता चुके हैं। तो अगर परिणाम आपको नहीं याद आ रहा है ना, तो इसका प्रभाव भी आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। अब दिमाग में आएगा सर ये बताइए प्रभाव फ्रांस का या फिर यूरोप पर डालना है, मतलब पूछा है ना क्रांति का फ्रांस पर और वह यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हम क्या करेंगे? फ्रांस वाला प्रभाव बताएँगे कि यूरोप वाला प्रभाव बताएँगे? आप कोई भी प्रभाव बता सकते हो परिणाम में। चाहे परिणाम पूछे या प्रभाव पूछे, आप इस समय के लिए लिख सकते हो, ठीक है? परिणाम या प्रभाव लगभग एक ही होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना। परिणाम पूछे या प्रभाव पूछे और लिख के रख लो भाई। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, चाहे शॉर्ट में आए, चाहे लॉन्ग में आए। पिछली बार आपका फ्रांस की क्रांति से कोई क्वेश्चन ज़्यादा आए नहीं थे, लेकिन आएगा इस बार ज़रूर क्योंकि एक गैप करके ज़रूर आता है। लगाओ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, ठीक है? अब देखो, अब इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, हमने बताया था ना कि वहाँ पर आपका राजा का शासन था, राजा लोगों पर अत्याचार करता था, फिर जनता क्या हुई, अत्याचार सहते-सहते एक अत्याचार की सीमा की बर्दाश्त हो गई। कहते नहीं कि भाई बहुत हो गया अत्याचार, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। फिर आदमी उठ खड़ा होता है, उसी तरह वहाँ की जनता खड़ी हुई राजा के खिलाफ। राजा-वाजा को फांसी पे चढ़ा दिया गया, उनकी रानी को फांसी पे चढ़ा दिया गया, कल हमने सब बताया हुआ है। तो इसका परिणाम क्या हुआ? मतलब क्रांति हो गई, क्रांति मतलब ये होता है ना कि आपका पेपर हो गया, उस पेपर का परिणाम क्या आया? यही है ना, तो परिणाम पूछ रहा है, पहले समझो होता क्या है परिणाम, किसी चीज़ के होने से, इसलिए मैं परिणाम समझा रहा हूँ, आगे आप पढ़ोगे गांधी जी का आंदोलन उसका परिणाम पूछेगा, आपको परिणाम ही नहीं पता तो करोगे कहाँ से? हम चाहते हैं आप सिर्फ़ ये समझ लो होता क्या है, प्रभाव होता क्या है, आप खुद पे खुद सिर्फ़ कहानी समझ जाओगे ना, अपने से बनाना लिख दोगे और हम यही चाहते हैं आपको बनाना, ताकि आप इंटर अभी इसके बाद इंटर पढ़ोगे, 11 पढ़ोगे, हमेशा याद रखोगे मुझे, क्योंकि और लिखने का तरीका भी आपको बताऊँगा एक क्लास में, क्योंकि थोड़ा-सा अभी नया चैनल है हमारा, लिखने का तरीका कैसे होता है, क्या होता है, बिल्कुल बताने वाला हूँ। तो परिणाम ये होता है कि कोई काम हो गया, उसके बाद जो चीज़ हो उसका जो निकला, जैसे आपने पेपर दिया, उसका जो रिज़ल्ट आया वो आपका परिणाम हुआ। मान लीजिए क्या हुआ, आपने कोई गलती कर दी, आपको पुलिस ले गई, जो पुलिस ले गई वो आपका परिणाम हुआ। समझ रहे हो? एक चीज़ समझो, ये आपका क्या है पेपर होना है, ठीक है? एक परिणाम होगा और आपका पेपर में पढ़ाई करने का कोई कारण होगा। ये कारण होगा, कारण क्या होगा? आप पेपर की तैयारी कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपका एग्ज़ाम है। क्यों लगा लोगे तो कारण आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपका एग्ज़ाम है इसलिए आप क्या कर रहे हो? तैयारी कर रही है, कारण है। फिर आपने पेपर दिया, मतलब उस समय फ्रांस की क्रांति हुई, आपने पेपर दिया। उसका जो रिज़ल्ट आया वो परिणाम होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने परिणाम शब्द पे इसलिए इतना टाइम लिया क्योंकि आगे गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन के बारे में बताइए या असहयोग आंदोलन के कारण व परिणाम बताइए, स्थगित क्यों किया गया था असहयोग आंदोलन, सब पूछेगा, दांडी मार्च पूछेगा, ये सब के बारे में चर्चा करना है हमको। हम अभी थोड़ा टाइम इसलिए ले रहे हैं, आगे बहुत तेजी से बढ़ेंगे और आपका माइंडसेट अच्छा हो जाएगा, समझ रहे हो? तो देखो फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, तो आप अपने से लिख लेना कि निम्नलिखित प्रभाव पड़ा पहली लाइन। ऐसे लिखना है, ठीक है? तो और निम्नलिखित प्रभाव पड़ा और क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, पहले हम बता देते हैं कि पहला लुई वंश का क्या हो गया, समापन हो गया। अब कहोगे सर ये बताइए लुई वंश क्या होता है? जैसे जाति बिरादरी चलती है ना अलग-अलग, उस समय एक लुई वंश था जो राजा हुआ करता था। जैसे लुई 15वां, लुई 16वां, तो वो लुई वंश कहलाता है, ठीक है ना? तो लुई वंश के शासन का अंत हो गया, उसके स्थान पर लोकतंत्र शासन की स्थापना हो गई। तो क्या लिखोगे? अच्छा, फ्रांस की क्रांति हुई थी उस समय शासन कौन था? लुई 16वें था, ठीक है ना? लुई वंश का अंत हुआ और बढ़ा-चढ़ा के अपने तरफ लिख सकते हो, ठीक है ना? एवं लोकतंत्र की क्या हुई? स्थापना हुई एवं उसके स्थान पे इसके नोट्स आप लोग बोलोगे तो टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम चैनल एक बनाएँगे उसको दे देंगे। उसके स्थान पर किसकी स्थापना हुई? उसके स्थान पर आपका लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। लिखाएँगे वो ज़्यादा टाइम लोग आप लोग लिख लो, हम बोल दे रहे हैं। लोकतांत्रिक शासन की स्थापना। समझ में आया? मतलब राजा को उखाड़ फेंका, राजा खत्म हो गया, उसकी जगह में लोकतांत्रिक। हम कल बता चुके हैं लोकतांत्रिक क्या होता है, जिसमें जनता अपने द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है
और भी तरीके के लोकतंत्र होते हैं आपके आगे चैप्टर में है लोकतंत्र चैप्टर, उस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला हेडिंग लिखना है कि लुई वंश का समापन हो गया, उसके स्थान पर क्या होगी लोकतंत्र की स्थापना। हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? फ्रांस पर, ठीक है ना? 2 पूछा है ना, फ्रांस की क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा। तो ये आपको जो लिख रहे हैं फ्रांस पर प्रभाव है, ठीक है? ये हेडिंग डाल लेना, फ्रांस पर प्रभाव। अब आपको पूरा लिखना है, फ्रांस की क्रांति का फ्रांस पे प्रभाव, फ्रांस की क्रांति का फ्रांस पे प्रभाव निम्नलिखित पड़ा। पहली हेडिंग आपने बता दी फ्रांस पर प्रभाव, ये आपका हेडिंग बता देता हूँ, ये आपका फ्रांस पर प्रभाव, ये पहली हेडिंग है, ठीक है? उसके अंदर आपने पहला नंबर लिख दिया, ठीक है? अब इसके बाद इनके जाने के बाद कोई मतलब ये खत्म हो गए कौन? लुई वंश का शासन हो गया, लुई 16वें समाप्त हो गए। उनके बाद कोई दूसरा आएगा तो क्या करेगा? कुछ काम तो करेगा ना, ऐसा तो नहीं जनता बेफिक्र हो गई, कोई तो चलाने वाला चाहिए ना। जैसे अभी मनमोहन सिंह की सरकार के बाद मोदी जी आए हैं, तो मोदी जी देश को चला रहे हैं, उसी तरह ये भाई साहब गए तो इनकी जगह कोई तो आएगा ना। तो उनके बाद जो आते हैं उन्होंने क्या किया था? कल्याणकारी कार्य किए। दूसरे नंबर पे लिख देना, देखो अब इतना हम लिखेंगे नहीं, इतना टाइम नहीं, आप लोग समझ लो। जब लुई सोलवे का पतन हो गया ना, तो जो सत्ता में आए थे जो लोग, उन्होंने क्या किया? कल्याणकारी कार्य किया और अस्पतालें बनवाई, चिकित्सालय बनवाए और क्या नाम है महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया। स्कूल को खोले गए, ठीक है? क्या किया गया? हमेशा सुधार किया। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो जब कोई भी सत्ता पलटती है, चाहे सरकार हो, हमारे देश की सरकार हो या कहीं भी सरकार पलटती है, तो नई सरकार आती है, कुछ नया नियम कानून लाती है, कुछ सुधारों में कार्य करती है। तो प्रभाव जैसे कोई सत्ता पलट गया तो यहाँ भी सत्ता पलटा, तो दूसरा कोई आया क्या किया? सर उसने क्या सुधार करने का कार्य किया, अस्पताल खुलवाए, सड़कें बनवाई। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो? स्कूल बनवाए, ठीक है? और यही सेम चीज़ नेपोलियन द्वारा किया गया सुधार पूछेगा, तो उसमें भी बता सकते हो स्कूल खुलवाए, लोगों की सहायता की, फ्रांस पर शासन किया, फ्रांस का राजा बना कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है? आगे चर्चा करेंगे। पिछली बार आया है क्वेश्चन लेकिन फिर भी आपको हम बताएँगे उसके बारे में, हो सकता है इस बार भी आ जाए, ठीक है ना? और एक नारा हुआ था, कल हमने ये नारा बताया था ना फ्रांस क्रांति का, तो दूसरा तुमने अभी बता दिया है, लोक कल्याणकारी कार्य किया गया, अस्पतालें खोली गई, ठीक है? तीसरा हमने एक नारा इसको हम लिखेंगे, एक नारा दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। लिख देना स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा फ्रांस में दिया गया था। देखो देने वाले व्यक्ति कौन था? ये तो नहीं पूछेगा क्योंकि ये थोड़ा-सा अच्छे लेवल क्वेश्चन है, फिर भी बता देते हैं रूसो। रूसो कौन था? एक दार्शनिक था, कल हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना? अब देखो चौथा लिखोगे राजतंत्र का समापन। अब बोल लोगे राजतंत्र क्या होता है? बताते हैं। राजतंत्र का समापन हो गया। अब अंदर तुम लोग अपना जो लिखना होगा लिख लेना। देखो कॉन्सेप्ट तो बता दिए हैं, राइटिंग में मत जाना। राजतंत्र मतलब होता है जहाँ राजा का शासन होता है। लोकतंत्र कहाँ होता है? जहाँ पर जनता का शासन होता है। हमारे देश में क्या है राजतंत्र की लोकतंत्र? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रा। देखते हैं आप लोग को पता है कि नहीं पता कि हमारे देश में लोकतंत्र है कि राजतंत्र है? नहीं पता होगा कमेंट बॉक्स पढ़ेंगे हम कल खुद आपको बताएँगे। तो हमारे देश में राजतंत्र है या लोकतंत्र है आप लोग इसको बताओगे। तो क्या हुआ आपका राजतंत्र का समापन हो गया, ठीक है ना? 5वां लिख देना जो फ्रेंच भाषा है जैसे हमारी हिंदी भाषा है ना, देखो ये क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन कवर कर रहा है। प्रभाव पूछ ले, परिणाम पूछ ले, बात एक ही होता है। फ्रेंच भाषा को क्या दिया गया? राष्ट्रभाषा बनाया गया। फ्रेंच भाषा को राजभाषा एवं एक चीज़ और क्या आएगा? फ्रेंच तिरंगों को राष्ट्रीय तिरंगा बनाया गया। फ्रेंच मतलब फ्रांस, फ्रेंच को ही फ्रांस बोलते हैं, ठीक है ना? फ्रेंच एवं फ्रेंच तिरंगे को क्या बनाया गया? राष्ट्रीय तिरंगा बनाया गया। राष्ट्रीय तिरंगा देखो राष्ट्रीय लिखना पड़ रहा है यार, हम लिखना नहीं चाह रहे थे। हम समझाना चाह रहे थे ताकि आपको चीज़ें याद आ जाए। कहानी की तरह तो लिखना है आपको। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना है, इतना कुछ हुआ था। लुई 16वें का अंत हो गया, उसके स्थान पे लोकतंत्र आया था और शासन की स्थापना हुई थी लोकतंत्र की।
दूसरा हमने बताया लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हुई थी, जिसमें अस्पताल खोले गए। लोक कल्याणकारी मतलब लोगों का कल्याण, लोगों का कल्याण मतलब अस्पताल खोले गए, स्कूल खोले गए और इसके अलावा आपका क्या खोला गया? सड़कें बनवाई गई, ये सब आपको लोक कल्याणकारी कार्य होता है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया गया, ठीक है ना? जैसे हम लोग कहते हैं वंदे मातरम, है ना? उसी तरह वहाँ का नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। बंधुत्व मतलब भाईचारा होता है, समानता मतलब होता है सब लोग समान हैं, ना कोई ऊँचा ना कोई नीचा। हमने कल 3 वर्गों के बारे में चर्चा की थी, बताया था। राजतंत्र का समापन मतलब राजतंत्र मतलब होता है राजा का शासन का समापन हुआ और शक्ति जनता के हाथों में आ गई। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया, जो जैसे हम लोग की भारत की जो भाषा है राजभाषा हिंदी है ना, राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा हिंदी, ठीक है? और फ्रेंच तिरंगे को राष्ट्रीय तिरंगा बनाया गया। ये तो था आपका फ्रांस पर प्रभाव। अब हम पढ़ेंगे यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है? इसको आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, रिमूव करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बता दिया हमने। अब बात करेंगे यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। ये हमारी दूसरी क्लास है और कोशिश ये रहेगी 18 तारीख तक आपकी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी ज्यादा नहीं होता है, गिने चुने आपको 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, कवर करवा दूंगा। कहोगे कि 4 क्वेश्चन में कैसे होगा, छोड़ ले हो क्या? भाई एक्सपीरियंस है हाई स्कूल का, खासकर सोशल साइंस और हिंदी में। हिंदी आपका सिर्फ 5 घंटे का लगातार क्लास ले लूँ ना, कम से कम 25 से 30 नंबर हिंदी का कवर करा दूंगा। समास, संधि, दो ठो संधि है, 2 ठो समास है, तत्सम तद्भव आता है, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। क्या करवाना है आपको? यहाँ संदर्भ याद कराना है, बस संदर्भ पढ़ लोगे 3 जगह संदर्भ काम आएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के फला फला पाठ से लेके इसके रचयिता ये हैं, इजी होते हैं। हाँ, अगला क्या बात करना था हमको, यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। हम बता चुके हैं फ्रांस एक कंट्री है, यूरोप क्या आपका एक महाद्वीप है, ठीक है? ये छोटी सी जगह पर हमने बता दिया फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा और जो देश है यूरोप के अंदर उन पर क्या प्रभाव पड़ा, अब उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? देखो यूरोप, सॉरी ये पर है, हाँ, यूरोप पर प्रभाव। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिखो, ज़्यादा दिक्कत होगी फेसबुक का लिंक लगा देंगे, वहां से पर्सनल मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो, ठीक है? अब देखो, अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है यूरोप पर, ठीक है? अब देखो क्या होता है, यूरोप में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। पहला लिखोगे, समझाएंगे, सब्र रखो। यूरोप में भी यूरोप में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद का उदय। अब कहोगे यार ये कैसे हो गया, थोड़ा समझाइए हमें। अब देखो, जैसे हमारी भारत को आज़ादी कैसे मिली थी, हमारे लोगों ने हिम्मत क्यों किया था, उन्होंने देखा कि थोड़ा-सा जब पढ़ लिख गए भारत के लोग, उन्होंने पेपर में पढ़ा कि यार फ्रांस में क्रांति हो रही है, लोग जन अपने राजा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। पढ़ा उन्होंने से कि राजा के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और क्या नाम है, लोग क्रांति कर रहे हैं और हथियारों से अपना क्या कर रहे हैं, अपने देश को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा करके कुछ भी करके। तो भारत के लोगों ने सोचा कि अगर हमें अंग्रेजों से भी मुक्ति पाना है तो जैसे और लोग और देशों ने ऐसा किया तो हम लोग भी करते हैं। क्योंकि जब हम लोग देखते रहे कि यार फला के लड़के ने यार उस टीचर से पढ़ कितना नंबर लाया, अब हम भी उनसे पढ़ेंगे, होता है ना? मान लो आप लोग हमसे पढ़ो, आपका पेपर टकरा गया, हमने जो बताया जो भी क्वेश्चन फँसे उसी में से, और आप अपने छोटे भाई के अपने गाँव मोहल्ले में बताओगे फला टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाता है, तो देख ही देखा आप वही काम करोगे। तो फिर इन्होंने देखा कि और यूरोप के जो कंट्री थे और भी देश थे यूरोप के अंदर, उन्होंने देखा कि यार फ्रांस के लोगों ने क्या किया कि यार राजा के खिलाफ आंदोलन किया, अब देखो उनको सुख शांति मिल गई, आराम से रहने लगे। तो फिर हुआ क्या हुआ कि और भी देश में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद मतलब होता है कि सब लोग इकट्ठे हो जाना अपने राष्ट्र के लिए, ठीक है ना? तो राष्ट्रवाद का क्या होता है, उदय हुआ। अब देखो राष्ट्रवाद क्या होता है, किसी देश के अंदर जब कई लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उनके अंदर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भावना में एकता इकट्ठा हो जाती है। जैसे हमारे देश की एक सीमा के भीतर जैसे पढ़ो, राष्ट्रवाद बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान रखना। जैसे हमारा देश भारत है, हाँ, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो जाए, अपने देश के लिए केवल बोले, लड़े, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राष्ट्रवाद हो जाएगा। सब लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब तरीके से एक हो जाए, है ना?
सब धर्म-वर्म को छोड़ के सब एक हो जाएँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राष्ट्रवाद हो जाएगा, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो हमने बता दिया कि भाई फ्रांस की क्रांति की देखा और जगह पे क्या हुआ उसमें यूरोप में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अरे भैया फ्रांस की क्रांति को देखकर हमारे भारत के लोग भी तो प्रेरित हुए। देखो क्यों प्रेरित हुए? उन्होंने पहले तो भारत के लोग ज़्यादा पढ़े नहीं थे, अब अंग्रेज़ों ने इनको अंग्रेज़ी में शिक्षा दे दी, कुछ लोग पढ़ गए, उन्होंने पढ़ा। अमेरिका की क्रांति में लोगों ने क्या किया अपने अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े हो गए। अच्छा उनको आज़ादी मिल गई। फिर उन्होंने पढ़ा कि अमेरिका के अलावा आपका फ्रांस में भी यही चीज़ हुआ, अच्छा यहाँ पे भी हो गया, तो हम लोग भी ये चीज़ करते हैं ना। तो देखी-देखा इसको बोलते हैं राष्ट्रवाद मतलब देखी-देखा यहाँ पर धीरे-धीरे हो गया। अब देखो यूरोप के अन्य राष्ट्र दूसरा क्या होगा यूरोप के अन्य राष्ट्र भी देखो 150 शब्दों पे लॉन्ग लिखना होता है। हम जो तरीका आपको बताएँगे अभी नहीं बताए हैं लिखने का तरीका, उसमें आपको 150 नहीं 200 शब्दों को लिखना है, अच्छा नंबर मिलेगा। यूरोप के अन्य राष्ट्र भी किसकी माँग करने लगे हैं? यूरोप के अन्य राज्य भी मानव अधिकार। अब बोलोगे मानव अधिकार क्या होता है? अरे जैसे आप मानव हो, आपके कुछ अधिकार होंगे, आपको अधिकार मिल नहीं रहा है। तो भैया फ्रांस की क्रांति में लोगों को अधिकार मिला, तो और भी देश क्या करने लगे? मानव अधिकार की माँग, ठीक है ना? लिख देते हैं, इसके नमक मिर्ची लगा के आप अंदर लिख सकते हो। हम आपको उसे समझा देते हैं। बहुत बढ़िया-बढ़िया हेडिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है? ये चीज़ याद रखना। प्योर एनसीईआरटी की लाइन है, कुछ ग्रेजुएशन की लाइन बता रहा हूँ। ये सब मैं आपको बता रहा हूँ ना लाइन, ये सब आपका यूपी पीसीएस वगैरह में लाइन देखने को मिलते हैं। और हम तरीका बताएँगे, ये लाइन आप लिख के आओगे तो आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। और एक तरीका और आपको और बताऊँगा कि जैसे हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसमें कैसे नंबर डालना है। मान लो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, 8 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो 6 में से 4 नंबर बिना पढ़े कैसे लाएँ? मैं बताऊँगा ना। तभी तो मैं कह रहा हूँ आपका कि भैया हमको 50 से 55 नंबर चाहिए, हमारी ज़िम्मेदारी है, हम करवाएँगे। तो यूरोप में के अन्य राष्ट्र में भी मानव अधिकार की माँग उठी, आगे लिख लेना, इतना हम आपको समझा दिए हैं। अब क्या है, जो यूरोप में और जगह मतलब यूरोप के अन्य देश में तीसरा लिखोगे, यूरोप के अन्य राष्ट्र में यूरोप के अन्य राष्ट्र में जहाँ निरंकुश शासन था, उसके स्थान पर लोकतंत्र शासन की माँग उठने लगी। निरंकुश के स्थान पे लिख लेना इसको यार हमको लिखना पड़ रहा है। मैं सोच रहा हूँ खटाखट समझा दूँ। हमारी लेक्चर सुन के आप तैयार कर लो, लिख लो हमारे लेक्चर को बोल-बोल के। अब यही करूँगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसे लिख रहा हूँ। निरंकुश के स्थान पर लोकतंत्र की माँग। लोकतंत्र की माँग। अब देखो इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि जो निरंकुश शासन थे मतलब बता चुके हैं ना जहाँ पे राजा का शासन था, लोगों पर अत्याचार होता था। तो जैसे कि फ्रांस की क्रांति के बारे में लोगों ने जाना, मान लो आप लोग हैं दूसरे जगह के बारे में जाना कि यार वहाँ पे क्रांति हुई तो उनको ऐसी-ऐसी मुक्ति मिल गई मतलब बहुत अच्छा उनका जीवन हो गया। तो फिर आप लोग भी क्या करोगे, आप लोग भी देखा माँग करोगे कि भाई हमको भी वही तरह करना चाहिए जैसे फ्रांस की क्रांति में हुआ था, ठीक है ना? अब देखो, अब जो हमने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो नारा बताया था ना फ्रांस की क्रांति में आया था, कौन लाया था? रूसो ने लाया था। तो उसको जब यूरोप के और देशों ने देखा, जाना कि यार हाँ यार समानता लाना चाहिए, आपस में भाईचारा रखना चाहिए, तो यूरोप के और देशों ने भी क्या किया? उसको अपनाने पर बल दिया। अब तुम कह रहे होगे यार यूरोप के और देश समझ में नहीं आ रहा क्या है? जैसे ये हमारा एशिया महाद्वीप है, इसमें हमारा एक देश है भारत, है ना? ये हमारा क्या आपका भारत है, ठीक है ना? इंडिया है ये। इंडिया में कोई क्रांति हुई, हाँ, तो इंडिया के पड़ोसी देश से प्रभाव पड़ेगा ना। ये जो पाक बैठा है, ये आपका बांग्लादेश बैठा है, ये आपका नेपाल बैठा है, यहाँ पे भी आपको कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा, क्यों? यहाँ पे लोगों ने देखा क्रांति हुई, इनको इंडिया वालों को कुछ न कुछ बेनिफिट हुआ। यहाँ वाले भी करेंगे, यहाँ वाले भी चाइना बैठा है, वो भी करेगा। होता नहीं है? ये चीज़ सब सेम सी बात है। कोरोना वायरस फैला, तो सबसे पहले किसी एक देश ने एंटीडोस निकाल लिया, देखिए-देखा सब उसका करने लगे। तो ये चीज़ होता है ना कि देखी-देखा लोग जल्दी करते हैं। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा
जो फ्रांस की क्रांति से संबंधित था उसको देखा और भी जो यूरोप के राष्ट्र थे, देश थे, उन्होंने क्या करना किया, फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो आज हम ये लॉन्ग क्वेश्चन किए हैं। हम सोच रहे हैं साथ में थोड़ा सा आपको जो एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उसको भी कवर करवा लिया जाए। इसको हम कह रहा हूँ 3-4 हमने 4-5 लाइन बता दी है, 3 हमने लिखा है, क्योंकि आप लिखेंगे तो ज्यादा टाइम चला जाएगा ना। नोट्स हम आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल पर अगर आप मांगेंगे तो, क्योंकि हमारे पास देखिए पूरी नोट्स आपके लिए बना के लाएंगे। देखो पूरी आपका नोट्स है, हिस्ट्री पॉलिटिकल ये सब नहीं पढ़ाएंगे, जो पेपर में आएगा वही पढ़ाएंगे, ठीक है। हिंदी भी तो लेनी है आपकी क्लास यार, हिंदी तो मेरा फेवरेट कुछ टॉपिक है जो अक्सर पेपर में आपका आते ही आते हैं। जैसे आपको बताना है रस छंद अलंकार, आपको हमको बताना है कि कैसे आता है पेपर में, ठीक है। रस छंद अलंकार का बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा। और क्या आते हैं हिंदी में आपका, समास संधि आते हैं, तत्सम तद्भव आता है, ठीक है, ये सब आपको। और आपका हाँ श्री कृष्ण चरित्र पढ़ लेना, उसको भी आपको बताना है, उसका नोट्स प्रोवाइड कराना है, सब कराना है अभी। तो हम थोड़ा सा एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपको बताना है। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी आपका, 1789 में, ये चीज याद रखना है। क्या बता रहा हूँ, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, ये चीज आपको बिल्कुल माइंड में ध्यान रखना है। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा किस राष्ट्र की क्रांति से संबंधित है, फ्रांस की क्रांति से। हम इसको 3-4 बार 6 बार बता चुके हैं, जिसको भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब पूछेगा तुमसे कि फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम क्या था, तो फ्रांस की संसद का नाम क्या था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी लिखो कि फ्रांस की संसद का नाम क्या था। पेपर टाइम है, तो आप लोग जरा बताइए फ्रांस की संसद का नाम क्या था। जनरल स्टेट्स था, ठीक है, क्या था आपका, जनरल स्टेट। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो इसको, स्क्रीनशॉट खींच लो, अगर स्क्रीनशॉट खींच लो बाद में लिख लेना, ठीक है ना। जनरल स्टेट्स क्या था आपका, जनरल स्टेट्स था, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है पहली बार नाम सुने हो लेकिन इंपॉर्टेंट है। वाटरलू की लड़ाई कब होती है, या फिर नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब होती है, वाटरलू की लड़ाई पूछेगा। कल इसकी लॉन्ग में चर्चा करेंगे हम। वाटरलू की लड़ाई, लड़ाई को युद्ध भी बोलते हैं, कब होता है, 1815 में। इसमें नेपोलियन हार जाता है। वाटरलू एक जगह का नाम है, इसी जगह पे 1815 में नेपोलियन की क्या होती है, पराजय होती है। ये चीज आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है ना। रूसो कौन था, पूछता है रूसो कौन था। रूसो आपका एक दार्शनिक था। रूसो क्या था भैया, रूसो आपका दार्शनिक था, ये आपको याद रखना है। पूछता रूसो कौन था, रूसो आपका दार्शनिक था। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नारा देने वाला व्यक्ति कौन था, रूसो था। ये चीजें आपको याद रखना है। एक चीज और याद रखो, जर्मनी में क्या हुआ था, जर्मनी में हुआ था आपका नाजीवाद। जर्मनी में क्या हुआ था, नाजीवाद, ठीक है ना। और जर्मनी का संबंध किससे है आपका, हिटलर। हिटलर है, ठीक है ना, किससे संबंधित आपका, हिटलर। जर्मनी से कौन संबंधित है, आपका हिटलर है। इटली में क्या हुआ था आपका, इटली में आपका फांसीवाद हुआ था। इटली में क्या हुआ था आपका, फांसीवाद। इटली में आपका क्या था, फांसीवाद। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एमसीक्यू में। जर्मनी में क्या है, नाजीवाद है, याद रख लो। इटली में क्या आपका, फांसीवाद है। जर्मनी के संबंध किससे आपका, जर्मनी के संबंध आपका इटली से है। ये चीज बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। हाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है नेपोलियन संहिता के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपोलियन संहिता आपके पेपर में आ सकता है। हमने नोट्स में क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया भैया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यार, छूटना नहीं चाहिए आपका एक भी क्वेश्चन। बाद हमको पछताने को, यार ये तो बताना था, हम बता नहीं पाए नोट्स में लिखने के बाद भी। रुको बताते हैं आपका। कुछ क्वेश्चन हमको अपने माइंड से लिखवाना पड़ेगा पेपर को देखते हुए। कहाँ गया, जमील 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 जमील, 1707 नहीं बताना है, इम्पोर्टेंट नहीं है। 1789 की क्रांति होती है, 2 सेकेंड। नेपोलियन की पराजय आपका 1815 हमने बता दिया है। हाँ, अगला क्वेश्चन, हाँ ये देखो,
आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन, कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? तो 1834 में। 1834 में। आगे लिख लेना, कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, ये चीज आपको डेट हमने लिखा दिया। 1834 में किसकी संधि हुई थी? कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप लिख लो। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये क्या रचना है? रचना मतलब किताब या रचना का नाम है। द स्पिरिट ऑफ लॉ, स्पिरिट होता है, स्पिरिट, स्पिरिट नहीं होता, स्पिरिट ऑफ लॉ। इंपॉर्टेंट लगाओ भाई इसको, इसको इंपॉर्टेंट लगाओ। मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने दिया था आपका स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको जो आएगा कभी बताऊंगा। क्या था? हाँ, नेपोलियन का किस देश से संबंधित था? याद करो, कितनी बार बताया हूँ, नेपोलियन का किस देश से संबंध था? भैया देखो, नेपोलियन आपका फ्रांस से संबंधित है। नेपोलियन कहाँ का था? फ्रांस से संबंधित था। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन का संबंध किस देश से था भैया? फ्रांस से संबंधित था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पेपर में बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है। ज्यादा नहीं लिखाना, क्योंकि हमको दिखाना नहीं है, क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा क्या नाम है, कम से कम क्वेश्चन में ज्यादा क्वेश्चन फंसा देना है। वियना की संधि बता चुके हैं। हाँ, 1815 में एक संधि हुई थी, वियना की संधि। अब सोचो कि यार वियना की संधि होती क्या है, समझाते हैं, थोड़ा सब्र रखो भाई। संधि मतलब क्या होता है? मेल मिलाप होना, होता नहीं है। देखो, वाटरलू की लड़ाई में हमारे नेपोलियन भैया हार जाते हैं। हारने के बाद फिर अपनी जान की भीख मांगते, भैया माफ कर दो, गलती हो गई, मतलब ऐसा नहीं हुआ था, आपको बता रहा हूँ। तो अगले वाला शर्त रखता है कि भैया मेरी एक शर्त है, तो वही शर्त को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, है ना। तो वियना में एक संधि होती है, मतलब एक जगह का नाम है वियना, वहां पे संधि होती है जिसको वियना की संधि बोलते हैं। जैसे युद्ध होता है ना, वाटरलू का युद्ध, मतलब वाटरलू एक जगह का नाम है, वहां पे लड़ाई हो गई तो वाटरलू का युद्ध हो गया। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन थे, और भी आपका देख लेते हैं। क्या है भैया? और हम्म, पुनर्जागरण कहाँ से हुआ था? बताओ जल्दी से। इटली में। पुनर्जागरण कहाँ हुआ था? इटली में, इसको आप ध्यान रख लेना। बिस्मार्क का संबंध कहाँ से आपका? जर्मनी से। आटोवन बिस्मार्क का संबंध किससे आपका? जर्मनी से। बिस्मार्क का संबंध कहाँ से आपका? जर्मनी से है, ये भी आपको माइंड में ध्यान रखना है। आटोवन बिस्मार्क का संबंध कहाँ से? जर्मनी से। एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछते हैं। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन। 1905 में, छोटा लिख रहा हूँ ताकि आ जाए, थोड़ा जूम कर लेना। बंगाल का विभाजन कब होता? 1905 में। 1905 में क्या होता है आपका? बंगाल का विभाजन। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, ये बताओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको लिखा रहे हैं, ठीक है ना। चंपारण कब हुआ था? चंपारण 1917 में। इंपॉर्टेंट, कौन किया था? गांधी जी ने, ठीक है ना। एमजी लिख दे रहा हूँ, महात्मा गांधी। चंपारण आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। अहमदाबाद, अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ था? 1918 में। देखो ट्रिक बताऊंगा भी, अच्छा। इनको भी महात्मा गांधी ने किया था। अहमदाबाद आंदोलन किसने किया था आपका? महात्मा गांधी ने किया था। ये दो दो आपको बिल्कुल याद रखना है। एक आता आपका खेड़ा, किसने किया था आपका? महात्मा गांधी ने भी क्या किया था? खेड़ा आंदोलन किसने किया था? गांधी जी ने किया था, ठीक है ना। ये भी लगभग 1917 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और आपका आता असहयोग, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। छोटा पड़ जा रहा है यार। इसको भी महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी का आंदोलन का ट्रिक है, ठीक है ना। ट्रिक का इसे लिख दे रहा हूँ, ट्रिक याद रखना। सी ए, अब कहोगे ये क्या है? सी ए क्या होता है? सी से होता है चंपारण 1917।
ए से होता है आपका अहमदाबाद, सी से होता है आपका खेड़ा, ठीक है ना? फिर होता है आपका असहयोग आंदोलन, लिखा है ना आपका? सी से चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, खेड़ा के से होता है लेकिन इसको सी मान लेंगे हम। ए से होता है आपका अहमदाबाद, वो असहयोग आंदोलन। और भी गांधी जी के आंदोलन थे, एक आपका 1930 में होता है सविनय अवज्ञा, जिसमें दांडी मार्च होता है, याद रखना आपका। सविनय अवज्ञा 1942 में भारत छोड़ो। इस पे हम लॉन्ग क्वेश्चन लिखाएंगे, ठीक है ना? इसलिए हम आराम से इसको लास्ट में पर लिखा दे रहे हैं आपको ताकि याद रहे डेट। तो इसी में दांडी मार्च भी हुआ था, सॉरी, इसमें दांडी मार्च इसी से संबंधित है, ठीक है ना? दांडी मार्च सही से इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, हमको आगे पढ़ाना है, तो ये आपको चलते चलते ये कुछ डेट याद दिला दे रहे हैं। इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो आ जाएगा 100%, इसमें से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। और ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो 100% इसमें से आएगा ही आएगा, याद रखना। हमने आपको बता दिया खड़ाखट। जर्मनी में नाजीवाद था, इटली में फांसीवाद, जर्मनी में सम्मत हिटलर था, अबिस्मार्क था। 1905 में बंगाल का विभाजन, चंपारण आंदोलन 1917 में महात्मा गांधी, अहमदाबाद आंदोलन 1918 में महात्मा गांधी, खेड़ा 1917 में महात्मा गांधी, असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी, ठीक है? देखो सी है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, असहयोग 1930 में। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, दांडी मार्च इसी आंदोलन से संबंधित होता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, ये भी आपका गांधी जी का आंदोलन था। गांधी जी ने कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन 1924 में बेलगांव में किया था। इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी तो चलते चलते सिर्फ आपको माइंड में याद करा रहे हैं। एक बार याद, नाम याद रहेगा ना, दोबारा डिटेल में आपको याद आ जाएगा। 1924 में बेलगांव में आपको ये आंदोलन, सॉरी, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होता है? 1885 में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब होता है? 1885 में, प्रथम अधिवेशन। पीवाई पिछला साल का क्वेश्चन उठा लेना, कहीं कभी देख लेना, एक दो क्वेश्चन मिलेगा। प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। किसका? कांग्रेस का था, यहाँ कांग्रेस का। अब देखिए थोड़ा सा पीवाई के क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जरा सा हम इसको देखते हैं कि हमारे बताए हुए क्वेश्चन आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं। निम्नलिखित में से किसने 1807 में दक्षिण इटली तरफ एक्सपीडियन ऑफ द 1000 लोगों का अभियान किया था? बेल्जियम में, ये तो पॉलिटिकल आ गया, संघात्मक, ये भी पॉलिटिकल है। कहाँ गया और? अच्छा, पॉलिटिकल राजनीतिक दल से क्वेश्चन आए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर आया हुआ है। टिहरी बांध किस नदी पर आया हुआ है? मतलब थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। वैश्वीकरण के प्रभाव पूछा है, सूचना के पाने का अधिकार पूछा है। ओ, अब देखो इसमें क्या, उदारवाद इसकी प्रमुख विशेषता पढ़ेंगे, जलियांवाला बाग आगे पढ़ेंगे, लोकतंत्र पॉलिटिकल का हिस्सा है। और हिस्ट्री में नेपोलियन कौन था, इसके द्वारा किए गए सुधार? सुधार में यही था ना कि उसने चिकित्सा बनाया था और लोगों के हित की काम किया था। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन फ्रांस का, फ्रांस नेपोलियन का संबंध फ्रांस था जो 1799 में शासक बनता है। इसने 1804 में नेपोलियन संहिता दी थी। फिर 1815 में आपका, कहाँ पे भैया, कहाँ गई है, वाटरलू की लड़ाई में 1815 में इनकी मृत्यु हो जाती है। डिटेल पढ़ेंगे अभी, अगला हमारा कल यही रहेगा, ये नेपोलियन के बारे में कल हम पढ़ेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर प्रकाश डालिए। कौन सा सविनय अवज्ञा आंदोलन? ये 1930 वाला, दांडी मार्च वाला। देखो पूछा है क्वेश्चन, देख लो। और क्या है, भारतीय राजनीति आ गया है। हाँ, मैप वाला एक दिन 2 घंटे के मैराथन लूंगा। मैप में हमको पूरा 10 में 10 चाहिए भाई, और हम 10 में 10 वाला भी क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि बिल्कुल हम हाइलाइटर क्वेश्चन लेके आएंगे मैप वाला। और वो हाइलाइटर के कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू भी कवर कर देगा आपका। इसमें से कुछ क्वेश्चन हाइलाइटर में आएंगे मैप में, जैसे वह स्थान बताओ जहाँ पे चंपारण आंदोलन हुआ था, वह स्थान बताओ जहाँ पे महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन किया था। ये लाहौर अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? 1900 पूछेगा, जैसे 1929 का, 1928 का अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, आपको इस चिन्ह के द्वारा बताओ, तो ये सब बताना है। फिलहाल हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।